हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग इजी साइंस क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑन द बिहाफ ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी, यूनिट 2 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो ये जो यूनिट है वो आपकी करीब 18 मार्क्स की यूनिट आती है सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। अब इस यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट चैप्टर है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सेकंड चैप्टर है आपका वो है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और थर्ड चैप्टर है आपका वो है आपका इवोल्यूशन। अब हमको जो इस साल पढ़ना है, देखो सीबीएसई ने आपका जो सिलेबस है वो 30% रिड्यूस किया है, तो आपको एक यूनिट का ये वाला जो चैप्टर है इवोल्यूशन, ये इस बार स्किप हो गया है, लेकिन हमें पढ़ना ये भी है। अगर हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, AIPMT की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये भी पढ़ना है। लेकिन अगर मैं CBSE की बात करता हूँ तो आपको ये दोनों ही चैप्टर अच्छे से तैयार करने हैं। तो स्टार्टिंग करने से पहले, इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बात बता दूँ। देखो ये जो यूनिट है वो थोड़ी सी ट्रिकी है। ये जो यूनिट है वो थोड़ी सी ट्रिकी है, तो पेशेंस बनाए रखिएगा। ये यूनिट बहुत जितनी जल्दी समझ में आती है उतनी जल्दी ही आपके दिमाग से भी गायब हो जाती है, ठीक है। तो आप जो है कंसेप्ट्स को क्लियर करके रखना, वर्ड टू वर्ड। हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, यानी कि इस वर्ड का मतलब क्या है, फिर उस वर्ड का मतलब क्या। अच्छा ये थ्योरी ये कह रही है तो दूसरी थ्योरी पहले की थ्योरी से क्या ज़्यादा कह रही है और कौन कौन सी बातें इसने नहीं कही, ठीक है। तो जो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन है वो थोड़ी बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी आती हैं इसमें। लाइक अगर हमको पेडिग्री एनालिसिस करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, तो आपका जो बेस है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहे, तभी आपको ये यूनिट समझ में आएगी। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। स्टार्ट करने से पहले अगर मैं तुम्हें जेनेटिक्स की हिस्ट्री बता दूँ, थोड़ा हिस्ट्री अगर हम जान लेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो जो जेनेटिक्स है, एक ये जो जेनेटिक्स वर्ड है उसका मतलब क्या है पहली बात तो, और ये आया कहाँ से, ठीक है, और ये किसने टर्म दिया, कौन से साइंटिस्ट ने इसको टर्म दिया। तो जेनेटिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो जेनेटिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और ये टर्म दिया था आपका विलियम बेटसन, एक साइंटिस्ट थे विलियम बेटसन। 1906 में उन्होंने जेनेटिक्स एक टर्म दिया था। और फादर की मैं बात करता हूँ, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? आपके ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये आपके फादर थे। अब इस यूनिट में आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। इस यूनिट में आपको देखो जेनेटिक्स में हम बेसिकली पढ़ते हैं करेक्टर्स के बारे में, ट्रेड्स के बारे में, यानी कि वो सारे करेक्टर्स, वो सारे ट्रेड्स जो फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में आते हैं। अब ये बात आती है कि सर फर्स्ट जनरेशन क्या, सेकंड जनरेशन क्या है। तो फर्स्ट जनरेशन हम बोलते हैं पेरेंट्स की जनरेशन, और सेकंड जनरेशन हम बोलते हैं आपकी ऑफ स्प्रिंग यानी कि डॉटर्स की जनरेशन। तो जो सिमिलरिटीज़ होती हैं और जो वेरिएशंस आते हैं फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन, तो किस तरह से ये वेरिएशंस आ रहे हैं, किस तरह से ये सिमिलरिटीज़ आ रही हैं। आप सबको ही पता है कि हम अपने पेरेंट्स से थोड़े सिमिलर हैं। कोई नाक में सिमिलर है, ठीक है, किसी के कान मिलते हैं, किसी की आंखें मिलती हैं, लेकिन लॉट्स ऑफ थिंग्स वेरिएशन आ रहा है। हम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी क्यों नहीं है अपने पेरेंट्स की? अगर हम एग्जैक्ट कॉपी हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ आई है हमारे अंदर फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन, है ना। तो ये जितना भी ओवरऑल है ट्रेड्स के बारे में, किस तरह से ये जो करेक्टर्स हैं वो आ रहे हैं, कौन इनको कंट्रोल कर रहा है, किसके थ्रू ये आ रहे हैं, ठीक है, वो हमें कहाँ पढ़ना है आपका जेनेटिक्स में। आया समझ में जेनेटिक्स का पूरा कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर, हाउ द ट्रेड्स इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यानी कि जो ट्रेड्स हैं, जो करेक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो पहली जनरेशन से सेकंड जनरेशन में किस तरह से ट्रांसक्रिप्ट हो रहे हैं, और फर्स्ट सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन में कैसे आ रहे हैं, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे फिर, है ना, ग्रैंड चिल्ड्रंस। तो आइए कुछ बात करते हैं, कुछ टर्म्स हैं लाइक हेरिडिटी। लाइक हेरिडिटी क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। देखो फर्स्ट वर्ड जो आता है आपका वो आता है हेरिडिटी। ये क्लास 10th में आपने सुना होगा, हेरिडिटी हुआ, इनहेरिटेंस हुआ, ठीक है, करेक्टर्स,
या फिर ट्रेट्स या फिर फैक्टर, ये सब क्या होते हैं? देखो जैसे आप सबको पता है कि जो लाइफ है हमारी अर्थ पर, ये 4 बिलियंस ईयर पहले आई, ठीक है। और जैसे जैसे लाइफ आई तो सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स क्या हुए, धीरे धीरे डेवलप हुए, ठीक है। उनके अंदर और ऑर्गन्स आए और सेल्स ग्रो करी, तो वो धीरे धीरे जाके क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो गए। अब वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैसे हुए? बाय रिप्रोडक्शन, भाई रिप्रोडक्शन। क्यों? रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज, यानी कि पुराने जीवन से। तो अब ये रिप्रोडक्शन है वो आपका 2 टाइप्स का होता है, आपने पढ़ रखा है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रखा और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रखा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। अब अगर वहाँ पे सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व है तो अगर वो किसी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बस एक ही पेरेंट है, तो उसी पेरेंट्स के ही कैरेक्टर्स आएंगे। लेकिन अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं, एक एडवांटेज है। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं तो दोनों के कैरेक्टर्स मिक्स होके आते हैं, तो कुछ मिक्सिंग होती है, कुछ वेरिएशंस भी आते हैं। वेरिएशन का मतलब है चेंजेस, वेरिएशन का मतलब क्या है? चेंजेस। अब चेंजेस कैसे? देखो, हम अपने पापा और मम्मी के बिल्कुल सेम तो नहीं है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं? 2 पेरेंट्स। तो हमारे अंदर वेरिएशंस कैसे आए, सिमिलरिटीज़ कैसे आई, ठीक है, कैसे ट्रांसमिशन हुआ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसको बोलते हैं हम हेरिडिटी, यानी कि द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, द ट्रांसमिशन ऑफ फैक्टर्स, द ट्रांसमिशन ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो उसको बोलते हैं हम हेरिडिटी, यानी कि अनुवांशिक गुण, जिनको हम बोलते हैं ना गुण, बोलते हैं कि ये इसके पेरेंट्स के गुण मिल रहे हैं इसको, तो वो टर्म क्या कहलाता है? हेरिडिटी। और इनहेरिटेंस क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस होता है किसी चीज़ का आना, यानी कि इनहेरिट होना। अब वो कहाँ से आएगी? वो 1 जनरेशन से 2nd जनरेशन में आएगी, यानी कि क्या हो रहा है उस प्रोसेस में? इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है। यानी कि कुछ ट्रेड्स, कुछ करेक्टर्स, कुछ फैक्टर्स आ रहे हैं फ्रॉम 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। और उस पूरी प्रोसेस को, उस पूरे मैकेनिज्म को बोलते हैं हम हेरिडिटी। आया इतना समझ में? अब क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? देखो, कैरेक्टर्स, ट्रेड्स, फैक्टर, ये तीनों एक ही चीज़ है, कभी भी कंफ्यूज मत होना। ट्रेड्स क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, फैक्टर्स क्या है। वो ही कैरेक्टर को मैं ट्रेड बोल दूंगा किसी लैंग्वेज में, फैक्टर्स बोल दूंगा। अभी बताऊंगा कैरेक्टर कब बोलना है, ट्रेड कब बोलना है, फैक्टर कब बोलना है। तो ये तो था आपका हेरिडिटी, कि याद रखिए द मैकेनिज्म बाय विच द ट्रांसमिशन ऑफ वन कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। या तो कैरेक्टर्स आएंगे, ट्रेड्स आएंगे, या फिर फैक्टर्स आएंगे। अब वो फैक्टर्स आपके सिमिलर भी हो सकते हैं, उनमें वेरिएशन भी हो सकते हैं। अब वो सिमिलर कैसे आए और वो उनमें वेरिएशन कैसे आए, वही आपको पढ़ना है इस पूरी यूनिट में। जेनेटिक्स का टर्म जो है वो समझ में आया। हेरिडिटी की डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो हेरिडिटी की डेफिनेशन है द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, आइदर दे आर सिमिलर होंगे, आइदर दे आर वेरिएशन होंगे फ्रॉम 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब कुछ थ्योरी, अब एक साइंटिस्ट थे मेंडल, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे मेंडल, उन्होंने वर्क किया था इन कैरेक्टर्स पे, ठीक है, इन कैरेक्टर्स पे वर्क किया था कि उन्होंने देखा था कि भाई जो ये कैरेक्टर्स हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? पी प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। देखो, तो मैं मेंडल की बात बताऊं तो जो हमारे मेंडल थे, मेंडल को बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, किस पे किए थे? पी प्लांट पे किए थे। इसका जो बॉटेनिकल नेम है वो है आपका पाइसम
पाइसम साइटेमम। ये याद रखना है आपको, जो पी प्लांट है उसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, पाइसम साइटेमम। तो जो हमारे मेंडल साहब थे वो एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे, यानी कि एक चर्च में पादरी थे, ठीक है। उनकी बैकग्राउंड ये थी कि उनकी फैमिली बहुत पुअर थी और पढ़ने लिखने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास, तो वो अपना खर्चा खुद ही उठाते थे, खुद ही पढ़ाई करते थे। वो मैथमेटिशियंस थे और फिज़िक्स के टीचर थे, ठीक है। लेकिन उनको हाइब्रिडाइजेशन करने का बहुत शौक़ था, मतलब उनका इंटरेस्ट थोड़ा बायो की तरफ था। तो उन्होंने क्या किया, अपने गार्डन में उन्होंने देखा पी प्लांट्स को देखा, पी प्लांट्स को लेकर उन्होंने क्या करे, एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने देखा कि अगर मैं 2 पी प्लांट्स को लगा दूं, फिर उनकी पॉलिनेशन कराऊं, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है आपने सबने पढ़ रखा है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन 10th में 11th में। तो पॉलिनेशन क्या बता देता हूँ, द ट्रांसफ़र फ्रॉम मेल एंथर टू फीमेल कार्पल पे जो जाता है वो सब पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है, जैसे रिप्रोडक्शन है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 प्लांट्स लिए, पहला एक टॉल प्लांट ले लिया, दूसरा ड्वार्फ प्लांट ले लिया। तो ये जो टॉल और ड्वार्फ है ना, यही करेक्टर कहलाता है, यही आपका करेक्टर कहलाता है। तो उन्होंने देखा कि अगर मैं एक टॉल प्लांट को लेता हूँ और एक मैं ड्वार्फ प्लांट को लेता हूँ, अगर उनका पॉलिनेशन कराता हूँ, उनकी हाइब्रिडाइजेशन कराता हूँ, तो उनके जो बच्चे होंगे, जो ऑफस्प्रिंग होंगे, क्या वो सब टॉल होंगे, क्या वो सब ड्वार्फ होंगे, ठीक है। तो पहला करेक्टर उन्होंने यही लिया हाइट का। ऐसे ही उन्होंने कितने करेक्टर्स लिए, 7 करेक्टर लिए, 7 करेक्टर्स लिए। जैसे सीड का कलर ले लिया, सीड की शेप ले ली कि एक बार मैं राउंड शेप ले लेता हूँ, एक बार मैं रिंकल शेप ले लेता हूँ, दोनों का पॉलिनेशन कराऊंगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो मेरी ऑफस्प्रिंग होगी वो, उसमें जो प्रोजेनी होगी वो मेरी राउंड होगी या फिर रिंकल्ड होगी। तो उन्होंने करेक्टर्स लिए। तो इस तरह से उन्होंने अपना जितना भी वर्क है वो सब किया करेक्टर्स को लेकर, और उन्होंने जितना भी डाटा है वो सब कलेक्ट करके रख लिया। लेकिन उनका जो ये सब था, एक्सपेरिमेंट वगैरह थे, वो जो हैं सक्सेसफुल, सब कुछ सक्सेसफुल थे। लेकिन जो अदर साइंटिस्ट थे उन्होंने उनको मानने से इनकार कर दिया। इनकार क्यों कर दिया, क्योंकि भाई वो जो मेंडल थे, सबसे पहला कारण तो ये था कि वो मैथमेटिशियंस थे। तो अदर साइंटिस्ट बोले कि भाई आप तो मैथमेटिशियंस, तो आप बायोलॉजी में कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जो वर्क है वो हम अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्ट नहीं कर रहे। दूसरा कारण ये हो सकता है कि तब ऐसे जर्नल्स नहीं थे जिसमें हम उन पब्लिकेशन कर सकें, अपने मतलब जो वर्क होता है उसको पब्लिश कर सकें। हालांकि उन्होंने अपने जो रिजल्ट्स हैं वो एक पेपर में पब्लिश किए थे। उस पेपर का नाम था एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न। 1866 में उन्होंने ये जितने भी रिजल्ट्स थे, ठीक है, वो अपने पेपर में पब्लिश किए, दुनिया को दिखाए कि हाँ हमने एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। लेकिन उस जर्नल की, उस पेपर की इतनी वैल्यू नहीं थी कोई। तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि वो खुद इतने श्योर नहीं थे कि जो मैंने काम किया है वो सही किया है या गलत किया है। तो ये कुछ रीज़न थे जिसके अकॉर्डिंग जो अदर साइंटिस्ट थे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि हाँ ये तो ऐसा ही है, मतलब इनके रिजल्ट्स भी बेकार हैं। लेकिन 1900 में 1900 में इन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो 1865 के करीब किए थे, ठीक है, 1865 में किए थे। 15 साल बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट आए इंडिविजुअली। 3 साइंटिस्ट कौन कौन से आए, एक पहले साइंटिस्ट थे टिस्मार्क, एक थे आपके ह्यूगो डू वरीज, और एक थे कार्ल कॉरेंस। तो इन साइंटिस्टों ने भी पी प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। इन साइंटिस्टों ने भी पी प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने भी सब कुछ हाइब्रिडाइजेशन किया, टॉल प्लांट लिया, ड्वार्फ प्लांट लिया, जितने भी कैरेक्टर्स मेंडल ने लिए थे वही कैरेक्टर्स इन्होंने भी लिए। फिर इन्होंने रिजल्ट्स को देखा। जब इन्होंने रिजल्ट्स को देखा तो ये सरप्राइज हो चुके थे। सरप्राइज कैसे हो चुके थे, इन्होंने देखा कि भाई जो रिजल्ट्स मेंडल के थे वही रिजल्ट्स हमारे आ रहे हैं, यानी कि जो मेंडल 15 साल पहले बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। तो पूरा श्रेय किसको गया, मेंडल को। इसीलिए हम बोलते हैं मेंडल कौन थे, मेंडल वॉज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि उन्होंने ही हमको समझाया था कि कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू एनअदर जनरेशन। अच्छा, मेंडल से पहले कुछ थ्योरीज आई थी,
कुछ थ्योरीज आई थी, वो थ्योरीज बता रही थी कि अच्छा करेक्टर्स इस तरह से पास हो रहे हैं, कोई बोल रहा था करेक्टर्स ऐसे नहीं वैसे पास हो रहे हैं। तो वो थ्योरीज हम पढ़ लेते हैं पहले मेंडल से पहले, ठीक है। थोड़ा हिस्ट्री जानना अच्छा रहता है, क्योंकि देखो जब आप हिस्ट्री जानोगे तभी आप थोड़ा प्रेजेंट में को रिलेट कर पाओगे कि हाँ उस थ्योरी में ये कमी थी इस वजह से नई थ्योरी आई, फिर उसमें थोड़ी कमी थी तो इस वजह से और थ्योरी आई। तो कुछ थ्योरीज थी। पहली जो थ्योरी थी वो थी आपकी थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। दूसरी थ्योरी थी आपकी वेपर थ्योरी। तीसरी थी आपकी फ्लूइड थ्योरी। ये अलग अलग साइंटिस्टों ने दिया, अलग अलग साइंटिस्टों ने बोला कि अच्छा करेक्टर इस तरह से पास हो रहे हैं या फिर ऐसे पास हो रहे हैं, उनको कौन कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जितना भी एक्यूरेट रिजल्ट्स था वो ये सारी थ्योरी गलत थी। वो एक्यूरेट रिजल्ट किसने दिया? मेंडल ने दिया। वो अभी मैं बताऊंगा आपको इन थ्योरी को समझाने के बाद। अगली जो थ्योरी थी वो थी आपकी प्री फॉर्मेशन थ्योरी। ये थ्योरी आपको ज़्यादा वीडियोस पे नहीं मिलती हैं, लेकिन इस चैनल पे मिलेंगी आपको। प्री फॉर्मेशन थ्योरी के बाद था पार्टिकुलेट थ्योरी। और लास्ट थी आपकी थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। और फिर कौन आया? मेंडल। इन्होंने फिर सब कुछ क्लियर कट में बोल दिया कि ये सारी थ्योरीज रॉन्ग है, अब जो हम बता रहे हैं वो सही है। तो वेब देखो थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्या बोलता था? थ्योरी ऑफ जो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है वो ये बोलता था कि जो ट्रेड्स हैं और जो करेक्टर्स जो पास हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में, होता क्या है, सिमिलर कैसे आते हैं, ऑफस्प्रिंग सिमिलर कैसे आ रहे हैं। इन्होंने सिमिलरिटीज़ के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि हमारे पास दो पेरेंट्स हैं, फर्स्ट पेरेंट और सेकंड पेरेंट, ठीक है। उन दोनों पेरेंट्स का जो सीमन है, जो आपका स्पर्म है, वो कैसे हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा, ब्लेंडेड हो जाएगा। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होगा? फिर एक ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, वो सिमिलर होगा। तो ये कहलाती थी थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग, ठीक है। तो जो इसमें क्या था, मेल और फीमेल, इन दोनों का जो स्पर्म वगैरह, स्पर्म इसका और इसका ओवम, यानी कि गैमेट्स हैं, वो कैसे हो जाएंगे? आपके मिक्स्ड हो जाएंगे, ब्लेंडेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से सिमिलरिटीज़ आ रही हैं। अब इन्होंने ये बोल के चले गए, इनके साइंटिस्ट हमको नहीं पता, बुक्स में भी नहीं है कि किसने दी थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, बस जो है आपको बताया। अब वेपर थ्योरी थी, जो वेपर थ्योरी थी वो आपकी दी थी पाइथागोरस ने। पाइथागोरस मैथमेटिशियंस थे, सबसे पहले याद रखना, पाइथागोरस मैथमेटिशियंस थे। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि हर ऑर्गन के अंदर से कुछ वेपर्स एमिट होती हैं। हर इंडिविजुअल के अंदर कुछ ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स के अंदर से क्या निकलती हैं? वेपर्स निकलती हैं। अब वो जो वेपर्स होती हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के वेपर से कनेक्ट हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं, जिसके थ्रू क्या आते हैं? सिमिलरिटीज़ और वेरिएशंस आ रहे हैं। देखो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि स्पर्म और ओवा, इन्होंने बोला कि वेपर्स, मतलब टर्म मतलब डेफिनेशन वही है, लेकिन टर्म अलग अलग कर दी है इन्होंने। उनको क्या बोल दिया? वेपर्स, यानी कि हर ऑर्गन, एवरी ऑर्गन एमिट सम वेपर्स। वो वेपर्स क्या करती हैं? दूसरे बॉडी के ऑर्गन के साथ क्या कर जाती है? मिक्स कर जाती हैं। तो इसको बोलते हैं वेपर थ्योरी। किसने दी ये वेपर थ्योरी? पाइथागोरस। नाम याद रखना बस कि ये थ्योरी किसने दी, ये थ्योरी किसने दी। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट बात आती है फ्लूइड थ्योरी की। अब फ्लूइड थ्योरी दी आपकी अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने। एरिस्टोटल ने क्या बोला? एरिस्टोटल ने बोला कि जो मैन का सीमन होता है वो हाईली प्योरीफाइड ब्लड होता है। जो मैन का सीमन होता है वो हाईली प्योरीफाइड ब्लड होता है, और जो आपका वुमेन का जो फ्लूइड होता है, इन्होंने टर्म किस में दिया? फ्लूइड में। इन्होंने टर्म किस में दिया? वेपर में। इन्होंने टर्म किस में दिया? ब्लेंडिंग, यानी कि मिक्सिंग में।
तो होता क्या है, फ्लूइड थ्योरी में एरिस्टोटल ने बोला कि जो मैन का सीमन होता है वो हाईली प्योरीफाइड ब्लड होता है, वुमेन का जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है वो थोड़ा इम्प्योर होता है, ठीक है। अब जो ये दोनों फ्लूइड क्या होंगे, कंबाइन होंगे, ये दोनों फ्लूइड कंबाइन होंगे, तब एक जो नया इंडिविजुअल होगा उसके बेसिस पे उसमें कुछ सिमिलरिटीज आएंगी, कुछ वेरिएशंस आएंगे, ठीक है। तो ये किसने दी, एरिस्टोटल ने फ्लूइड थ्योरी, यानी कि इन्होंने किसकी बात करी, मैन के सीमन की, मैन का जो सीमन है, वुमेन का जो सीमन है। अब बात आती है प्री फॉर्मेशन थ्योरी की। तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी दी आपकी लीवनहॉक ने, एंटन लीवनहॉक, किसने दी आपकी, एंटन लीवनहॉक ने, ठीक है। अब ये थ्योरी एंटन लीवनहॉक ने क्या बोला कि इन्होंने ही सबसे पहले सीमन के, मैन के सीमन में स्पर्म को ऑब्जर्व किया था, ये याद रखना, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू सी द स्पर्म इन मैन सीमन। तो इन्होंने देखा कि मैन के सीमन में कुछ पार्टिकल्स हैं जो जिगजैग कर रहे हैं, मतलब जो घूम रहे हैं, तिरछे आड़े तिरछे घूम रहे हैं। अगर मैं उन स्पर्म को वुमेन्स के वॉम्ब में इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, ठीक है, और वुमेन के वॉम्ब में ओवा है पहले से ही, तो वहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे, जिसके थ्रू नया इंडिविजुअल आएगा, और वो नया इंडिविजुअल आएगा तो उसमें क्या आएंगी, सिमिलरिटीज़ और वेरिएशन आएंगी अकॉर्डिंग टू द स्पर्म। तो ये थ्योरी सही थी, ये थ्योरी सही थी क्योंकि उन्होंने स्पर्म को इंट्रोड्यूस किया था और हमारे मेंडल ने भी स्पर्म को इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन ये थोड़ी गलत इसलिए हो गई क्योंकि इन्होंने बोला था कि जितने भी कैरेक्टर्स और जितने भी ट्रेट्स वगैरह हैं वो सब पिता से मिलेंगे, यानी कि फादर से मिलेंगे, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज़ माँ की भी होती हैं, मैटरनल की भी होती हैं, तो ये मैटरनल इफेक्ट शो नहीं कर पाए थे। अगली थ्योरी है पार्टिकुलेट थ्योरी। पार्टिकुलेट थ्योरी दी थी किसने, एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे मॉरपीटस। क्या थे, मॉरपीटस। इन्होंने बोला पार्टिकुलेट थ्योरी में कि हर एनिमल अब एक मिनट पार्टिकल प्रोड्यूस करता है, पार्टिकुलेट है तो इसीलिए पार्टिकल, ठीक है, नाम याद रखना। हर बॉडी एक पार्टिकल रिलीज़ करती है, वो पार्टिकल आपस में कंबाइन होते हैं, नया इंडिविजुअल क्रिएट करते हैं, तब जाके उसमें जो वो पार्टिकल के कैरेक्टर्स हैं वही सब उसमें आ जाते हैं, ये ऑफ स्प्रिंग के में। तो इन्होंने बोल दिया, तो इनकी भी ज़्यादा कारगर नहीं हुई। फिर आई थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस। थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस क्या बोलती है, ये किसने दी, चार्ल्स डार्विन ने। नाम याद रखना सब साइंटिस्ट के, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला, इनकी बात थोड़ी सही थी। चार्ल्स डार्विन ने बोला कि हर बॉडी के अंदर एक पार्टिकल होता है पेंजीन नाम का। देखो, थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस, यानी कि पेंजीन नाम का एक पार्टिकल होता है, वो हर बॉडी के ऑर्गन में होता है, वो ब्लड के थ्रू वो रिप्रोडक्टिव जो गैमेट्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल हैं, उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। एक पेंजीन नामक पार्टिकल होता है। ये पेंजीन नामक पार्टिकल क्या करता है, वाया ब्लड ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, गैमेट्स के अंदर। और ये गैमेट्स जब फ्यूज़ होते हैं, ये गैमेट्स जब फ्यूज़ होते हैं मैन का और फीमेल का, तो इसी पेंजीन के थ्रू क्या आती हैं, सिमिलरिटीज़ और वेरिएशन। तो इन्होंने पेंजीन का नाम दे दिया। लेकिन ये थ्योरी सब गलत थी, कोई ये नहीं बता पाया था कि भाई ये जो पार्टिकल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, कौन इनको रिस्पॉन्सिबल है भेजने का। तो ये सब ये नहीं बता पाए। जब ये सब नहीं बता पाए तब आए आखिर में कौन, मेंडल। अब बात आती है हमारी मेंडलिज्म की। तो मेंडल ने क्या बोला, मेंडल ने बोला कि जितना भी आपका ट्रांसमिशन हो रहा है कैरेक्टर्स का, उन कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल करता है, जीन कंट्रोल करता है। उन कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल करता है, जीन। देखो, ये हमारी एक सेल है, ठीक है, ये हमारी एक सेल है। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर करीब 3 गुणा 10 की पावर 14 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं।
इतनी सेल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। आप सबको पता है इस सेल के अंदर इसका न्यूक्लियस होगा जो कंट्रोल करेगा सब कुछ को। अब उसके अंदर क्या है ऐसा जो कंट्रोल करता है, उसके अंदर होते हैं इस न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। वो जेनेटिक मटेरियल क्या है आपका, क्रोमोसोम्स। आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, जिसमें 22 तो ऑटोसोम होते हैं आपके और एक होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम। मेल की बात करूं मैं, मेल फीमेल, तो ये जो 22 ऑटोसोम हैं ये तो सेम रहते हैं दोनों इंडिविजुअल में, मेल हो या फीमेल हो, लेकिन ये सेक्स क्रोमोसोम मेल के अंदर होता है एक्स और वाई, फीमेल के अंदर दोनों ही एक्स होते हैं। ठीक है, ये याद रखना कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 क्रोमोसोम का पेयर होता है, जिसमें 22 क्रोमोसोम ऑटोसोम कहलाते हैं जो सेम होते हैं मेल में फीमेल में। एक सेक्स क्रोमोसोम बस वही डिफरेंस करता है, मेल के अंदर एक्स वाई है और फीमेल के अंदर एक्स एक्स है, जिसमें जो वाई क्रोमोसोम है वो उसकी जो लंबाई होती है वो ज़्यादा होती है एक्स क्रोमोसोम से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ ऐसे होता है। ठीक है, इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर। फिर से मैं बना दूं, ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, बायो ले ली फिर भी। देखो ये पेयर में होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रियोमर। ये जो इसको बोलते हैं टीलोमर। ये पार्ट्स हैं, जब हम अपनी सेकंड यूनिट जब पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसमें यही सब पढ़ना है हमको, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, जीन का स्ट्रक्चर। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके ऊपर प्रोटीन्स की बाइंडिंग होती है, उनको हम बोलते हैं जीन्स। इनके ऊपर क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है, डीएनए, यानी कि क्रोमोसोम, फिर जीन और फिर डीएनए। और डीएनए किससे मिलके बना है, प्रोटीन से बनके बना है। तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो पर्टिकुलर कोड करती हैं जीन्स को। ठीक है, देखो हमारी बॉडी के अंदर केवल 0.03% जो डीएनए होता है वही एक्टिव होता है, वही पूरी बर्थ से लेकर लाइफ की एंड तक काम करता है, मतलब सब कुछ कंट्रोल करता है। बाकी 99% डीएनए क्या होता है, इनएक्टिव डीएनए होता है, उसका कोई रोल नहीं होता है। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके ऊपर डीएनए से बाइंड होता है, ठीक है, प्रोटीन्स होती हैं, और किससे मिलके बना है, ये न्यूक्लिक एसिड से। इनका जब स्ट्रक्चर हम देखेंगे सेकंड जो यूनिट हमारी उसमें देखेंगे, न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। ये आप देखना सेकंड यूनिट में। अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, उन क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रोटीन्स की बाइंडिंग होती है, उनको हम डीएनए बोलते हैं। और एक छोटे से टुकड़े के डीएनए को क्या बोलते हैं हम, जीन। यानी कि इस टुकड़े को मैं क्या बोलूँगा, जीन। यानी कि जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या होता है, जीन इज सेगमेंट होता है किसका, डीएनए का, जो कि कंट्रोल करता है, जो कि ट्रांसमिशन में काम आता है कि मेरे को जाना है या नहीं जाना, और पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करता है। और कोड किसको करता है, प्रोटीन को, कोड प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या है, देखो हमारे क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स कहलाते हैं। हर ऑटोसोम का अलग अलग फंक्शन होता है। कोई क्रोमोसोम आँख को ले रहा है, कोई कान को ले रहा है, कोई बात करने का ढंग किसी में, ठीक है, इन सब प्रोटीन्स को कोड करके रखता है। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं
ये ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन हाफ हो जाते हैं, ठीक है। जब म्यूसिस प्रोसेस होती है तो ये जब ऑफस्प्रिंग के अंदर जाते हैं तो आधा पार्ट जो है फादर का जाएगा, आधा पार्ट मदर का जाएगा, ठीक है। अब वो जो करेक्टर्स आ रहे हैं ना क्रोमोसोम्स के अंदर, करेक्टर्स हैं, करेक्टर्स कौन कंट्रोल कर रहा है? जीन कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हमें पता चलता है कि ये इसमें ये सिमिलरिटीज़ है, इसमें ये डिफरेंसेज है, इसमें ये वेरिएशन है। तो ये अभी पार्ट आपका समझने का नहीं है, ये सेकंड यूनिट में हम समझेंगे। अभी बस इतना समझो, जीन जो कि कंट्रोल करके रखता है सब कुछ, तो ये किसने बताया? ये मेंडल ने बताया, ठीक है। हालांकि मेंडल ने ये नहीं बता पाए कि एक्चुअली में जीन होता क्या है, व्हाट इज़ जीन, लेकिन उन्होंने ये बताया कि जीन कंट्रोल करता है। उन्होंने जब जीन डिस्कवर नहीं हुआ था तो मेंडल ने क्या बोला था? फैक्टर्स बोला था इनको, क्या बोला था? फैक्टर्स। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला ये फैक्टर्स नहीं है, इनका नाम क्या है? जीन नाम है इनका। नाम क्या है इनका? जीन। तो ये था आपका जितना भी है ओवरव्यू बोल दो, हिस्ट्री बोल दो, या फिर इंट्रोडक्शन बोल दो। अगर मैं केमिकल की बात करूं तो जितने भी आपके हेरिडिटी होते हैं, ठीक है, केमिकल बेसिस की बात करूं तो जीन किससे मिलके बना? डीएनए से मिलके बना, डीएनए प्रोटीन से मिलके बना। तो यानी कि डीएनए ही कंट्रोल करता है सब कुछ। DNA is the smallest unit of gene. Gene is the biggest unit of chromosome, and chromosomes is the ultimate. These are the अनुवांशिक गुण बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये था आपका जितना भी है इंट्रोडक्शन पार्ट। अब बात हम करेंगे मेंडल की, यानी कि मेंडल ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए और पी प्लांट पे ही क्यों एक्सपेरिमेंट किए, कोई और प्लांट पे क्यों नहीं किए, ठीक है। और कौन कौन से उन्होंने करेक्टर्स लिए। तो पी प्लांट्स पे उन्होंने क्या किए? पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए। पहली बात याद रखना, इसका नाम क्या है? पाइसम साइटिवम, बॉटनिकल नेम। कौन कौन से करेक्टर्स लिए इन्होंने, ये भी याद रखने हैं आपको। कितने करेक्टर्स लिए? 7 करेक्टर्स लिए। कौन कौन से लिए? याद रखना, पहला लिया आपका सीड का कलर, फॉर्म ऑफ सीड। सीड कैसे फॉर्म का होगा, ठीक है। 2 फॉर्म ली इन्होंने, कौन कौन सी? एक राउंड और दूसरी येलो, सॉरी रिंकल्ड। दूसरा जो करेक्टर्स था वो कौन सा लिया था? कलर ऑफ कॉटिलीडन। दो लिए, कौन कौन से लिए? एक तो आपका येलो और ग्रीन। तीसरा जो करेक्टर्स था वो क्या किसका लिया? कलर ऑफ फ्लावर। कलर फ्लावर का कैसा कलर होगा? कलर ऑफ फ्लावर। ये क्या है? करेक्टर्स हैं ये। इन करेक्टर्स को कौन कंट्रोल करता है? जीन कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। ये अभी बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, बस ध्यान से देखना। 2 फ्लावर इसके कौन कौन से? या तो वो कलरफुल होगा या फिर वाइट होगा। अगला लिया शेप ऑफ पॉड। पॉड का कैसा शेप होगा? इसके भी 2। अब ये दो क्या है सर, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो अभी समझाऊंगा। बस अभी ये देखो 7 कैरेक्टर्स लिए, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड। पांचवा जो कैरेक्टर था वो लिया था कलर ऑफ पॉड। कौन कौन से थे? ग्रीन, येलो। छठा और सातवां क्या क्या कैरेक्टर था? पोजीशन ऑफ फ्लावर और हाइट ऑफ प्लांट। पोजीशन और हाइट। तो पोजीशन और हाइट, टॉल होगी या ड्वार्फ होगी। ये कौन से लिए? एक्सिलरी और टर्मिनल। तो इन्होंने ये 7 कैरेक्टर्स लिए थे। अब मैं तुम्हें बता दूं, देखो
हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ टर्म्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें पता होना चाहिए कि डोमिनेंट क्या होता है, हमें पता होना चाहिए रिसेसिव क्या होता है, हमें पता होना चाहिए एलील क्या होते हैं, हमें पता होना चाहिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसको बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होती है, ये आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, अलील्स के भी टाइप हैं। वाइल्ड टाइप अलील क्या होता है, वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट टाइप। इन सबको समझ गए तभी ये समझ में आएंगे, ठीक है। देखो अब डोमिनेंट, रिसेसिव, अलील, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस और हाइब्रिडाइजेशन। तो होता क्या है, मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने पी प्लांट्स को लिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और पी प्लांट्स को ही क्यों लिया, इसके भी कुछ रीजन थे। वो रीज़न ये भी हो सकते हैं, अभी आप नोट करना चाहो तो नोट करके देख लो कि जो पी प्लांट होता है एक तो वो उसकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत शॉर्ट होती है, शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है तो इसका मतलब क्या कि हमको रिज़ल्ट जल्दी से मिल सकते हैं। दूसरी बात, ये बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल मतलब जिसमें दोनों हो, मेल और फीमेल। भाई हम मेल और फीमेल की यहाँ बात कर रहे हैं, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आपके सिमिलरिटीज़ और वेरिएशन आता है, सेक्सुअल की हम बात नहीं कर रहे। तो हम ऐसा फ्लावर लेना चाहते हैं, हम ऐसा प्लांट लेना चाहते हैं जो दोनों हो, बाइसेक्सुअल हो। तीसरी बात, ईजीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, जल्दी से रिजल्ट्स आ जाते हैं। और इसके अंदर जो करेक्टर्स होते हैं, ये आसानी से आप देख सकते हो। मटर के जो दाने होते हैं वो या तो राउंड पिच के होंगे या बिल्कुल गोल होंगे। फ्लावर का जो कलर होगा वो आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो होता क्या है, एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब होता है ताकतवर और रिसेसिव का मतलब होता है कमज़ोर। तो ट्रेड्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, यानी कि करेक्टर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। या तो मैं करेक्टर्स बोल दूँ इनको या मैं ट्रेड्स बोलूँ, या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा, या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा। यानी कि 2 प्लांट या तो एक डोमिनेंट होगा या एक रिसेसिव होगा। यानी कि जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स होते हैं, या तो मेल या फीमेल, ऐसे ही करेक्टर्स भी या तो डोमिनेंट या रिसेसिव। आया इतना समझ में? इनको ही बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, यानी कि विपरीत, एक दूसरे के विपरीत ही तो हैं ये। तो अब होता क्या है देखो, और एक वर्ड और है प्योर लाइन, प्योर ब्रीडिंग लाइन, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्योर पेरेंट प्लांट। तो देखो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था करेक्टर्स के बारे में। तो 2 तरह के करेक्टर्स होते हैं, या तो डोमिनेंट हो या फिर रिसेसिव होगा। तो जो डोमिनेंट करेक्टर होता है उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से। और जो रिसेसिव होता है उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो ट्रेड्स हैं वो हमेशा पेयर में लिखते हैं हम। किस में लिखते हैं? याद रखना, पेयर में। तो ये समझ में आया डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट ताकतवर ट्रेट होता है, रिसेसिव कमज़ोर होता है। डोमिनेंट ट्रेट को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, स्मॉल लेटर से हम रिसेसिव को लिखते हैं और पेयर में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो एक करेक्टर है हाइट का, एक करेक्टर मैंने क्या लिया? हाइट का लिया। जैसे अगर मेंडल ने एक करेक्टर हाइट का लिया तो उन्होंने 2 प्लांट लिए, एक प्लांट लिया टॉल और एक प्लांट लिया ड्वार्फ। तो करेक्टर तो हाइट का है लेकिन इसमें 2 वो आ रहे हैं ट्रेट, एक टॉल एक ड्वार्फ। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो डबल टी, इसका स्मॉल टी से करेंगे। तो ये कहलाएगा आपका रिसेसिव और ये कहलाएगा आपका डोमिनेंट, ठीक है, वो ताकतवर होता है। अब बात आती है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस ट्रेट्स क्या होते हैं। अभी इनको भी समझाऊंगा। देखो डोमिनेंट हो गया, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। अगर तुम ये वर्ड समझ गए तो आराम से F1 जनरेशन निकाल दोगे, F2 जनरेशन निकाल दोगे। देखो अब होमोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस। देखो होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो होमोजाइगस ट्रेट्स कौन से होते हैं? दोनों ही सेम होंगे,
और हेटेरोजाइगस कौन से होंगे, दोनों ही डिफरेंट होंगे। तो ये कंडीशन कहलाती है हेटेरोजाइगस और ये कंडीशन कहलाती है होमोजाइगस। तो देखना, अगर मैं होमोजाइगस डोमिनेंट बोलूँ, होमोजाइगस डोमिनेंट बोलूँ तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे डबल टी। डोमिनेंट है और होमोजाइगस है, दोनों ही सेम है। और मैं अगर होमोजाइगस रिसेसिव बोलूँ तो आप क्या लिखोगे, डबल टी। अगर मैं हेटेरोजाइगस बोलूँ, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, तो क्या होगा, टी और टी। ठीक है। अब फीचर्स होते हैं, फीचर्स याद रखना कि जो डोमिनेंट रेट होता है वो हमेशा रिसेसिव को दबाने की कोशिश करेगा, यानी कि उसके एक्सप्रेशन को दबाने की कोशिश करेगा। मान लो अगर एक हेटेरोजाइगस कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, हेटेरोजाइगस ये वाली, किसी प्लांट की ये कंडीशन आई तो वो प्लांट टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, बताओ। अब हम देखेंगे कि देखो इसमें बड़ा कैपिटल टी है, ये हमेशा इसको दबाने की कोशिश करेगा, और दबाने की जब कोशिश करेगा तो ये छोटे वाले टी का जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और एक बड़े टी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। बड़े टी का एक्सप्रेशन क्या है, टॉल। तो हमारा जो प्लांट होगा वो टॉल ही होगा। तो डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट हमेशा छोटे वाले को दबाने की कोशिश करता है। जब आप F2 जनरेशन निकालोगे तब आप और अच्छे से समझोगे। ये समझ में आई होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। अब मैं फिर बात करता हूँ एलील्स की। एलील्स क्या होते हैं, देखो एलील्स का डेफिनेशन है डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट ऑफ सिंगल जीन, यानी कि एक जीन की दो फॉर्म, एक जीन की तीन फॉर्म भी हो सकती हैं, यानी कि अलग अलग फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है। अब मेरी जो फॉर्म है वो घर पे मैं अलग शो करता हूँ, स्कूल में आके अलग शो करता हूँ, आपके सामने अलग शो कर रहा हूँ, अपने दोस्तों के सामने अलग शो करूँगा। तो मेरी ये फॉर्म्स हो गई, लेकिन मैं प्राणी तो एक ही हूँ। ऐसे ही जीन भी एक ही है, सिंगल है जीन, उसकी अलग अलग फॉर्म होती है। जैसे मान लो एक जीन है, वो हाइट को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, हाइट को। अब या तो हाइट वो टॉल होगी या ड्वार्फ होगी। तो ये हो गई ना डिफरेंट फॉर्म, दो फॉर्म हो गई, उसको बोलते हैं एलील्स। तो दो फॉर्म भी हो सकते हैं, ज़्यादा फॉर्म भी हो सकती हैं। आपके सिलेबस में अभी दो हैं, फिर अगर ज़्यादा फॉर्म हो गई तब क्या होगा, वो भी कंडीशन हम देखेंगे। तो एलील समझ में आए। अब बात आती है क्रॉस की। क्रॉस क्या होता है और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्रॉस और हाइब्रिडाइजेशन। देखो क्रॉस और हाइब्रिडाइजेशन एक ही प्रोसेस होती है, इसमें मिक्सिंग होता है। मिक्सिंग किसका, टू ट्रेड्स का, टू डिफरेंट ट्रेड्स, दो डिफरेंट ट्रेड्स जब आपस में मिक्स होंगे उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अगर एक कैरेक्टर की बात हो रही है, एक जीन की बात हो रही है, तो मैं लगाता हूँ मोनो, और अगर मैं दो कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ तो मैं लगाता हूँ डाई हाइब्रिड क्रॉस, और अगर मैं तीन जीन ले रहा हूँ एक साथ तो मैं लगाता हूँ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये जो क्रॉस है वो हम कल देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। कुछ टर्म्स थे, टर्मोलॉजी थी, वो क्लियर हुई होगी। बुक में देखना और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको ये नहीं समझ में आया, ये लाइन समझ में नहीं आई है। वो कल मैं बताऊँगा, और कल मैं बताऊँगा मेंडल ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन क्या था, सेकंड जीन क्या था, फिर थर्ड जीन क्या था, किस तरह से क्रॉस आए, किस तरह से हम रिजल्ट्स निकालते हैं, फिनोटाइप रेशो कैसे निकालते हैं, और जीनोटाइप रेशो कैसे निकालते हैं, F1 जनरेशन क्या होती है, सेकंड जनरेशन क्या होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने दूसरी वीडियो डाल दी है। अपने जितने आपके दोस्त हैं भाइयों के, उन सबको शेयर कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, थैंक यू।